जब आपके साथ ऐसा हो, आपको पुलिस उठाए, तब शिकायत करिएगा, तब आपको महसूस हो पाएगा कि हम सिस्टम कितना ठीक कर पाए। तो मतलब आप चाह रहे हो मेरे को पुलिस उठाए? और उस मदरसे में खड़े होके बोलते हैं, ए मुसलमानों के बच्चों। अब हिंदू बच्चे का मदरसे में क्या काम? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े, मुंशी प्रेमचंद मदरसे में पढ़े। तो जब मेरे को पहली बार पुलिस ने पीटा था, मैं 16.5 साल का था। एकेडमी में आप ऐसे वकीलों को बुला रहे हो जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने जाते हैं, जो अजमल कसाब की फांसी रुकवाने रात को बुक्का फाड़ के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे रोती। तंत्र आपका है, सिस्टम उनका चल रहा है अभी भी। कि जीवन का अधिकार, उसके नौकरी पाने का अधिकार केवल तभी मिलेगा जब वो धार्मिक शिक्षा हासिल करेगा। ये जजिया से बुरा था हमारे साथ, बेशरम लोग। अभी भी जेल रहे हैं आप कह रहे हो, राजस्थान में अभी हालत ये है, तो आपने क्या बदलाव लिया? उनसे कभी हिसाब मांगो। ये अभी बिहार में एक मदरसे में एक मौलवी जो है बम बनाना सिखा रहा था बच्चों को, फट गया, लेकिन वो रील बनाने के लिए रील नहीं बनाता। सर नुपुर शर्मा का जो मामला था उसको आप किस तरह वो से भी तो रिसर्च सरकार बताए ये ठीक है? एनालिटिकल थिंकिंग भारत में लोगों की जागना चाहिए, ये समय की आवश्यकता है। गांव में बैठा गरीब आदमी का, गांव में बैठे गरीब आदमी की कहानी सुनाऊं? आप गांव में बैठे गरीब को बेवकूफ क्यों समझते हो? ये आपका जो अर्बन माइंडसेट है, ये गड़बड़ है। तो बच्चों से उनकी परीक्षा का दबाव खत्म करने के लिए बातचीत करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। खुद काम करना चाहिए, ये आउटसोर्स व्यवस्था से काम नहीं है। LGBTQ एक वास्तविकता है। नमस्कार, राम राम, आप सभी का भारत रफ्तार में स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। प्रियांक कानूनगो हैं, जो कि बाल संरक्षण आयोग, जो उसके 9 साल तक सबसे कम एज के देश में अध्यक्ष रहे और बहुत सारे इन्होंने काम किए हैं। साथ ही वर्तमान में ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो मानवाधिकार आयोग है, उसके सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय में से समय निकाला। हम तो बहुत दिन से आपको ढूंढ रहे थे, कहीं दिल्ली में मिल जाओ आप। ट्विटर पे ढूंढ लेते। ट्विटर पे तो सर आप एक्टिव रहते हैं, गवर्नमेंट बॉडी में होने के बाद भी इतना एक्टिव होना। देखिए, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट्स मिनिमम गवर्नमेंट की बात है, वो इससे ही तय होती है कि आप रीचेबल कितने हो। अगर आप लोगों के लिए रीचेबल नहीं हो तो आप अनटचेबल, बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। अगर लोग आप तक पहुंच सकते हैं और बिना घबराए बिना डरे अपनी बात कह सकते हैं, तो ही आपके अस्तित्व का महत्व है। नहीं तो फिर आप बेकार हो, फिर आप किसी काम के नहीं। सर आई हैव सीन सेवरल पीपल जिनका मतलब कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलती है किसी आयोग में, तो वो रीचेबल नहीं होते। बड़ी समस्या ये है कि ना तो वो ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग हमारे इधर राजस्थान में भी है, कोई बहुत सारे आयोग होते हैं, आयोगों के चेयरमैन बन जाते हैं, फिर एक्टिव नहीं रहते। लोग ढूंढे कैसे? देखिए, व्यक्तिगत आक्षेप या आलोचना से मैं दूर रहता हूँ, लेकिन बात ये है कि अगर आपके अंदर दायित्व बोध है तो फिर आपको ये समझना होगा कि आयोगों का काम शिकायतों का निवारण है जी, और असल शिकायत 100% उस व्यक्ति की होती है जिसको अपने अधिकार पता ही नहीं है। सारे आयोग अधिकारवाद की आइडियोलॉजी के इर्द गिर्द बने हैं। मानव अधिकार आयोग है, बाल अधिकार आयोग है, महिला अधिकार आयोग है, अनुसूचित जाति अधिकार आयोग है, जनजाति अधिकार आयोग है, माइनॉरिटीज आयोग है। तो जहां अधिकारों का हनन होता है वहां आयोग का हस्तक्षेप होता है। जो मार्जिनलाइज्ड है, जो वनरेबल है, जो हाशिए के है, जो अंतिम पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है, उसके ही अधिकारों का हनन होता है। और जब उसको पता ही नहीं होता तब उसके अधिकारों का हनन होना होता है। तो अगर आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि शिकायत करने वाला आप तक एक दिन आ जाएगा और आप उसकी शिकायत का निवारण कर देंगे, तो ये गलत है। आपको लोगों तक जाना होगा, आपको ये बताना होगा कि यस आई एम अवेलेबल, आई एम एट योर सर्विस। आपको एक दायित्व मिला है। अगर अपनी दायित्व पूर्ति में आप लोगों से नहीं मिलोगे तो अपनी दायित्व पूर्ति नहीं कर पाओगे, फिर आप आराम की खाना कहीं भी खाओ, कोई मतलब नहीं। सर आपने अंतिम पंक्ति की बात की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहते थे अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए। बीजेपी की वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो प्रयास कर रही है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाए, लेकिन सर एक और प्रयास अच्छा किया है। आप जैसे युवाओं को जो अंतिम पंक्ति में खड़े होंगे कभी, उनको लाकर एक अध्यक्ष बनाया। क्या कभी आपने सोचा था कि पहले इस आयोग का, बाल आयोग का बनूंगा, फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन का?
नहीं, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, मतलब आई मीन मैं तो मध्य प्रदेश में रहता था, काम करता था, कार्य करता था। क्या काम करते थे मध्य प्रदेश में? तब मैं पॉलिटिकल सेक्टर में काम करता था, युवा मोर्चे का कार्य करता था, उसके हम्म। पहले स्वदेशी जागरण मंच में रहा और सामाजिक काम में मेरी रुचि रही, तो मैं बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में काम करता था। अच्छा। और पर्टिकुलरली मैंने उस वक्त तक अपने यहाँ काम करते हुए लगभग 2000 बच्चों को जो आउट ऑफ स्कूल थे उनको मैंने स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा था। ये बात मैं आपको 1 दशक से भी ज़्यादा पहले बता रहा हूँ। मेरे यहाँ एक बड़ी समस्या थी कि बेरोज़गारी से लड़ने के लिए यूथ के पास साधन कम थे। हम्म। तो मेरे इलाके में एजुकेशन कॉलेज नहीं थे, तो बीएड, डीएड, ये जो डिग्रीज थी, जो वोकेशनल एजुकेशन की ऐसी डिग्रीज थी कि इनको करते से तुरंत नौकरी के अवसर प्राप्त होते थे। वो दौर था जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ था और बीएड शिक्षक होंगे मैंडेटरी हुआ था। तो उस वक्त मैंने अपने इलाके में एजुकेशन कॉलेज की भी स्थापना की। तो मैं 24 साल का था जब मैंने एजुकेशन कॉलेज की स्थापना अच्छा। की थी। इसलिए क्योंकि मेरे साथ के लोग, मेरे दोस्त, मेरे सहपाठी, वो अपने रोजगार के अवसर को पा सके, वोकेशनल ट्रेनिंग अपनी पूरी कर सके। वो अवसर नहीं था वहाँ पे। तो जब आप समाज के बीच में काम कर रहे होते हो तब आपको समाज की समस्याएं पता होती हैं, और ये संगठन की शक्ति होती है कि कार्यकर्ता को पहचान लेता है और जहाँ कार्यकर्ता का उपयोग हो सकता हो वहाँ उसको लगा देता है। ये हमको नहीं पता, और मैं आपको सही बताऊं कि हमारा कहाँ बेटर उपयोग हो सकता है ये हम नहीं जानते। सर, आपको लगता है कि वर्तमान सरकार ने, मतलब मोदी जी ने नेतृत्व तो वही कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आपको लगता है कि उन्होंने भाई एक तो अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ जाना चाहिए, अंतिम व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने का, जो नेता बनाने का, लीडरशिप स्थापित करने का काम, चाहे आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, पहली बार मतलब सीधा उठा के मुख्यमंत्री बनाना, मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी को निखार के लाना, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, हमारे मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक, उनको आगे लेके आना, और चाहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री हो, तो आपको लगता है कि एक मौका देना नए लीडरशिप को? देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है उसको मैं अगर सीधा सीधा बताऊं आपको, तो परिजन, प्रियजन, पुत्रजन और पार्टनर, इनके बियॉन्ड राजनीति कैसे की जा सकती है ये बताया। तो पार्टनर, परिजन, प्रियजन और पुत्रजन, इनके अलावा राजनीति में युवाओं को मौका मिले, ये काम केवल एक शेर दिल आदमी कर सकता है जो छावा पाल सके। तो हम सब तो छावा हैं जिन्हें शेर ने पाला है। तो उस तरीके की लीडरशिप बिल्ड करना, उस तरीके के टैलेंट को हंट करना, निकाल के लाना, काम देना, अवसर देना, मौका देना, बार बार मौका देना, फेल होने पर सुधारने की गुंजाइश देना, ये आसान काम नहीं हो सर, सकता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं बहुत दिन से स्टडी कर रहा हूँ इस चीज़ को कि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी अंतिम पंक्ति में खड़े थे जब विधायक दल की मीटिंग थी, अंतिम पंक्ति से प्रथम पंक्ति में लाने का काम मोदी जी ने किया। तो ये जो नया सोच, नई विचार, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को इस लीडरशिप में भी लेके आए, तो ये डेवलपमेंट हर पार्टी में संभव नहीं है। मुझे लगता है कि ये डिफरेंट था। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन मैन टू मैन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये तय करते हैं कि भाई हम अपने, वो राजनीति सेवा का माध्यम है और राजनीतिक ताकत हम अपने बच्चों को, फिर उनके बच्चों को, फिर उनके बच्चों को ट्रांसफर करें, ऐसा सोचने वाले लोग भी देश में। लेकिन मोदी जी का ये विजन है कि आइडियोलॉजिकल संरचना केवल तभी सरवाइव कर पाएगी जब उसमें नया खून आता रहेगा, नए ब्लड आता रहेगा। नए ब्लड में जो रवानगी होती है, नए ब्लड में जो दौड़ने की ताकत होती है, नए ब्लड में जो चेंज करने की ताकत होती है। मैं जो छावा और छोना का एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं आपको बताता हूँ। छावा क्या हुआ? जिसको जंगल में छोड़ दिया, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से अपने सर्वाइवल का रास्ता निकाला। अब जो पुत्रजन हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, वो तो फूलों के मखमल के बिस्तर पे पले हुए छोने हैं, तो उनके अंदर वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं होती, उन्होंने वो अभाव नहीं देखे होते। अब मैं जब मानवाधिकार आयोग में आया तो पहले दूसरे दिन जब अधिकारियों से बात हुई तो बोले, साहब आपका मानवाधिकार को लेकर के क्या एक्सपोजर है? तो जब मेरे को पहली बार पुलिस ने पीटा था, मैं 16.5 साल का था। 16.5-17 साल की उम्र में मैंने पहली बार ह्यूमन राइट्स कमीशन में पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट ये शिकायत की थी कि मुझे पीटा गया है।
आज मैं 43 साल का हूं। तो पुलिस एट्रोसिटीज का या ताकत का, सरकार की ताकत द्वारा प्रताड़ित होने का जो अनुभव है वो मेरा लगभग 25 से 30 साल का अनुभव है। तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। तो ये जिन्होंने लोगों ने इमरजेंसी के जुल्म झेले हैं, सब छोड़ दीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जो देश का ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन के प्रधानमंत्री, एक परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आज भी अपने पिछड़े होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन झेलती है। आज भी झेलती है। आज भी उनको इस कारण जलील करने की कोशिश की जाती है क्योंकि उन्होंने चाय बेची। आज भी उनको इस कारण अपमानित करने की कोशिश की जाती है क्योंकि वो एक नीचे कुल में जन्म लिए, एक नीची जाति में जन्म लिए। तो डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रताड़ना, उनसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए जो लास्ट माइल पे, जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी बैठा हुआ है, उसके दर्द का अंदाजा जो मोदी जी को है वो किसी को नहीं। क्या आपने बाल आयोग में लंबे समय तक काम किया, बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन आप लेके आए, बहुत सारी चीज़ें आपने, कई एनजीओज को भी हटाया, तो क्या आपको लगता है कि आज भी सिस्टम में उन एनजीओज का कब्जा है जो देश तोड़ने की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं और देश को कहीं ना कहीं डीप स्टेट की जब बात हो रही है वो बातें करते हैं? देखिए, डीप स्टेट की जो मॉडस ऑपरेंडाई है, एनजीओ का इंटीग्रल पार्ट है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस उसके पार्ट की तरह काम करती है। तो इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जब उसमें एनजीओ इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली जो घरेलू मोर्चे पे गवर्नेंस के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है, गुड गवर्नेंस की जहां बात आती है, जहां पॉलिसी मेकिंग की बात आती है, वहां हम एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे होते हैं जो सिस्टम बरसों बरस में तैयार किया गया है। मान लीजिए लबासना, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी है मसूरी में, जो आईएएस ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, उस ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर इस तरीके के लोग घुसे हुए थे जो नक्सली विचार को पोषित करते थे, जो हमेशा से देश को खंड खंड में देखने की विचारधारा को मानते थे। तो अब एक आईएएस ऑफिसर जो होता है, वो 24, 25, 22, 23 साल का लड़का जो 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे किताबों में रहा, किताबों में से निकल के वो एकेडमी में पहुंच गया। अब वो कच्चे घड़े को जो शेप देना हो वो शेप एकेडमी देगी। अब एकेडमी में आप ऐसे वकीलों को बुला रहे हो एज ट्रेनर, जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने जाते हैं, जो अजमल कसाब की फांसी रुकवाने रात को बुक्का फाड़ के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे रोते हैं, जो संसद पे हुए हमले के आरोपी गिलानी का मुकदमा मुफ्त में लड़ते हैं। आप ऐसे लोगों को लेके जा रहे हो जो घोषित नक्सलियों के परिजन हैं, जो ऐसी विचारधारा को पोषित कर रहे हैं जो नक्सलियों को बढ़ावा दे रही है। तो ये सब गड़बड़ है। खुले आम जो अर्बन नक्सल्स हैं वो उसको पोषित कर रहे थे। इस सरकार ने वो व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम किया है। तो व्यवस्थाओं को ठीक करना, देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, एक शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव गेन होता है, अफसर बदल तो लोग खुश हो जाते हैं। कहीं कोई विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, थानेदार को सस्पेंड कर दो, लाइन अटैच कर दो, कलेक्टर को हटा दो, एसपी को हटा दो। ये एक शॉर्ट टर्म गेन है। और क्या होता है, कोई फेलियर हुआ, अखबार में अगले दिन छपना है, कलेक्टर को हटाया गया, जनता खुश हो। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म गेन है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है वो अफसर नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए होता है। तो उन्हीं अफसरों को एक अच्छी व्यवस्था के अंतर्गत काम करने के लिए तैयार करना, उसमें श्रम लगता है। उसमें श्रम के लिए, श्रम जो होता है वो मोटिवेशन के रूप में ट्रांसफॉर्म होता है। आज जो पिछले 4, 5, 6, 8 साल से अफसर नए निकल रहे हैं, वो किसको रोल मॉडल देख के निकल रहे हैं? एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को नरेंद्र मोदी जी के रूप में वो देख रहे हैं जो खुद 18 घंटे काम करते हैं।
अब 18 घंटे काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर के व्यक्तित्व से मोटिवेशन लेके जो अफसर जिले में काम करेगा, ब्लॉक में काम करेगा, वो 15, 16, 14 घंटे भी लेकिन काम सर करेगा। आपकी जो मोदी जी की सरकार है 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी सिस्टम में उन लोगों का कब्जा है जो कहीं ना कहीं डीप स्टेट को सपोर्ट करते हैं, उनका पार्ट है। आज भी सिस्टम में तंत्र आपका है, सिस्टम उनका चल रहा है। अभी भी एनजीओ वही हैं जो लेफ्ट के विचार के एनजीओ। डीप आज स्टेट कैसे काम करता है, अच्छा बताइए। आज तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की हम सब बात करते हैं, डीप स्टेट के काम करने का मॉडस ऑपरेंडाई जो है वो ये है कि वो थिंक टैंक्स के थ्रू पॉलिसीज को मोटिवेट करके। एब्सोल्युटली। ठीक। अब ये सिस्टम ऐसा था जहां पे लक्षित हिंसा अधिनियम बनाया जा रहा था। लक्षित हिंसा अधिनियम मतलब कहीं अगर हिंदू और मुसलमानों का दंगा होगा और देश के अधिसंख्यक राज्यों में जहां हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है, अगर वहां पे दंगा होगा तो बहुसंख्यक के ऊपर ही मुकदमा बनेगा। ऐसे कानून भी बनाए जा रहे थे देश में, तो आप सबको बताओ। तो जो लोग इस व्यवस्था को बना रहे थे, दे आर सो डीप रूटेड, 3-3, 4-4 पीढ़ियों के पाप है साहब, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की सेवा की, अंग्रेजों की सेवा की, फिर आजाद भारत में किस किस की सेवा की, मेरे से ना कहलवाइए। अब देश के आजाद होने के बाद, देश का संविधान लागू होने के बाद, संविधान के अनुच्छेद 45 में क्या लिखा गया, अच्छा बताइए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें ये साफ साफ उन्होंने लिखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा कि सरकार शिक्षा के अधिकार के रूप में बच्चों को स्कूल लाने के लिए काम करेगी। और शिक्षा का अधिकार जो संविधान ने दिया उसके अंतर्गत समय सीमा तय की गई कि भाई हम इसको बच्चों को, सारे बच्चों को हम जो फंडामेंटल एजुकेशन है वो दे सके, उसका सिस्टम तैयार करेंगे। और जिम्मेदारी किस पे आई? जाहिर है सरकार पे आई। सरकार के नाते उत्तरदायित्व किसका तय हुआ? शिक्षा मंत्री का तय हुआ। अब देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो मौलाना आजाद का दायित्व क्या बनता था? डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान में लिख दिया है उसके अक्षर अक्षर पालन के अनुक्रम में बच्चों को स्कूल लेके आना, स्कूल खोलना, बच्चों के एडमिशन कराना, जो काम आज हो रहा है वो काम कब होना था? तब होना था। लेकिन क्या किया मौलाना आजाद ने? मौलाना आजाद संविधान लागू होने के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के एक मदरसे में जाके खड़े हुए और उस मदरसे में खड़े होकर बोलते हैं, ऐ मुसलमानों के बच्चों, वो जो यूनिवर्सिटीज हैं देश में वो तुम्हारे लिए नहीं है। उस वक्त कोई 2 दर्जन के आसपास यूनिवर्सिटीज थी देश में। तुम्हें इन मदरसों में ही पढ़ना है क्योंकि तुम्हें जिस काम की तैयारी करनी है वो हकीकत है, लाइफ आफ्टर डेथ। कौन कह रहा है? देश का पहला शिक्षा मंत्री कह रहा है। देश ने लगातार 2 दशक तक आजादी के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को एजुकेशन मिनिस्टर दिए। तो प्रियंक जी, आपकी सरकार को 10 साल हो गए। 10 साल में मजहबी शिक्षा पे कहाँ का? हमारे राजस्थान में मदरसों को पैसा मिल रहा है। राजस्थान में सरकार के पैसे से चलने वाले मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ रहे थे। पैसा मिलना छोड़ दीजिए, हिंदू बच्चों को ही मदरसे ले जा रहे थे। अब हिंदू बच्चे का मदरसे में क्या काम? लेकिन ये एक ऐसा दंश है, ऐसी व्यवस्था जिसको बदलना था। आप बताइए, 1947 से लेकर के अब तक, 1947 के पहले और छोड़ दीजिए, 1947 के भी 100-125 साल पहले से देश में कमीशंस बन रहे हैं। आपने नाम सुने होंगे ना, साइमन कमीशन, आइमन कमीशन, फलाना कमीशन, ढिकाना कमीशन। कमीशंस का काम जांच करना, रिपोर्ट देना, शिकायतें सुनना, यही है ना। बताइए 200 साल में किस कमीशन ने मदरसों के ऊपर रिपोर्ट दी? आपने दी? मैंने दी। क्या रिपोर्ट दी? 2 रिपोर्ट दी। क्या था? 2 रिपोर्ट दी। वो जो बात मैं बोल रहा हूँ मेरी रिपोर्ट में लिखी हुई है कि राजस्थान के मदरसों में सरकारी फंडिंग से हिंदू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जब ये रिपोर्ट दी तब उस रिपोर्ट के ऊपर टिप्पणी कहां से आई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जी। मदरसा एजुकेशन बोर्ड को खत्म करने की सिफारिश है हमारी, और उस सिफारिश के ऊपर टिप्पणी आ रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो जो व्यवस्था बनी हुई है वो व्यवस्था इस तरीके से बनी हुई है कि देश के मुसलमान शिक्षा से वंचित रहें, कठमुल्लों के पीछे चलते रहें
और कठमुल्लों की एक जो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक धर्मांध इस प्रकार की फौज की आवश्यकता है जो पढ़ाई लिखाई से महरूम रहे, वो तैयार रहे। तो एक इकोसिस्टम उस तरीके का बनाने के लिए मदरसा सिस्टम चल रहा है। और ये दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि हमको वो सारे प्रोग्रेसिव काम जो बच्चों की शिक्षा के लिए हैं उनको लीगल स्क्रूटनी में इस तरीके से उलझ जाना पड़ता है। तो जो बात आपने कही उसका उत्तर यही है कि पिछले 200 साल में जो काम नहीं हुआ वो अब हुआ। आज मैं और आप बैठ के मदरसों में बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमको सच पता है। इसके पहले तो सच ही नहीं पता था। और 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 छल, धोखा, फेक नैरेटिव किस हद तक था? इस हद तक था कि मुझसे कहा, कई बार कहा कि भाई तुम्हारे पुरखे मदरसों में पढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे में पढ़े, मुंशी प्रेमचंद मदरसे में पढ़े। ये दलीलें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये काउंटर नैरेटिव है जो आपको और आपके दर्शकों को जानना चाहिए। जब ये बोला जाए तो उनको बोलिए, हाँ मेरे पुरखे मदरसे में इसलिए पढ़े क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। मेरे पुरखों के पास नौकरी करने के अलावा जीवन यापन का कोई चारा नहीं था और नौकरी करके ही तनख्वाह पाके वो अपने बच्चों को पाल सकते थे। और नौकरी केवल उसको मिलेगी जिसको अरबी, फारसी और उर्दू आती है। यह नियम बना दिया। औरंगजेब जैसे शासक हुए इस देश में। तो जिंदा रहने के लिए अगर हमको मदरसे में जाके पढ़ना पड़ा तो वो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात था। आज एक सेकुलर देश में किसी को जबरदस्ती केवल इसलिए धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती कि उसको उसके जीवन का अधिकार, उसके नौकरी पाने का अधिकार केवल तभी मिलेगा जब वो धार्मिक शिक्षा हासिल करेगा। ये हुआ है हमारे साथ। ये जजिया से बुरा था हमारे साथ जो हमारे पुरखों ने झेला है। अभी भी झेल रहे हैं। आप कह रहे हो राजस्थान में अभी हालत ये है, तो आपने क्या बदलाव लिया? मतलब आप क्या बदलाव लिया है? मतलब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जिस काम में स्क्रूटनी करने के लिए उन्होंने जो बोला उसका पालना होगा। कब होगी? तो सुप्रीम कोर्ट जाने, उनसे बात करिए। तो भाई मैंने एक रिपोर्ट दी, सरकार को अनुशंसा दी, बीच में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए, तो बेटर होगा कि ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट से की जाए। तो आपको लगता है कि कोर्ट के सिस्टम में उसी तरह के देखिए, मैं कोर्ट वोट पे कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता हूँ। न्यायालय जो भी करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं देश के लिए। न्यायिक व्यवस्था जो बनी हुई है उसको हम सबको माथे पे रखना चाहिए और न्यायालयीन कार्य पे कोई टिप्पणी टीका नहीं होना चाहिए। सर 10 साल हो गए, अब भी आप कह रहे हो इकोसिस्टम में कब्जा होने का है। आप कह रहे हो ये तो आप हम तो एक्सपोज कर करके निकाल रहे हैं, छाट छाट के भगा रहे हैं। हमने तो कई संस्थान मुक्त किए। मैंने तो पिछले जिस संस्थान में था उसको मुक्त किया। मैं तो गवाह हूं कि कैसे सरकार ने लवासना को इन लोगों से मुक्त किया। मैं तो गवाह हूं कि कितने सारे संस्थान मुक्त किए गए। सर हमारे कोटा के एक छबड़ा एक जगह है और वहाँ सहरिया जाति के लोग बच्चे कुपोषण का शिकार होते थे। मैंने आज से 10 साल पहले की स्टोरी की थी। तो आई वेंट देयर और मैंने स्टोरी की तो मैंने देखा कि वहाँ सहरिया, उनके परिवार के माँ बाप तो जितना कमाते थे उतना शराब पी जाते थे। तो आपने भी सुना होगा सहरिया जाति का छाबड़ा जो जगह है। तो वहाँ पर सर यूनिसेफ ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए। तो मैंने देखा कि जब यूनिसेफ इतना पैसा खर्च कर रही है उसके बाद भी धरातल पे तो कुछ नहीं है। तो सर यूनिसेफ किस तरह से काम करती है? आपने क्या ऑब्जर्व किया यूनिसेफ? देखिए, जहाँ तक कुपोषण की बात है मैं आपको बता दूं, 2 यूएन की संस्थाएं, एक यूनिसेफ और WHO, दोनों के भारत में कुपोषण मापने के स्केल ही अलग अलग थे। इस सरकार ने बोला उनसे, उन्होंने ठीक किए। यूनिसेफ का जो काम है भारत में वो अपने NGO पार्टनर्स के एजेंडे के तुष्टीकरण के लिए काम करना है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा कि भाई यूनिसेफ आपसे जो रोज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करके दान मांगता है और आप लोग दान दे रहे हो, अनाथ, गरीब, बेसहारा, बीमार, दिव्यांग बच्चों के नाम पे आप यूनिसेफ को दान दे रहे हो, उनसे कभी हिसाब मांगो। वो चंदे का हिसाब मांगो, वो किस पे खर्च कर रहे हैं। 35,000 रुपये एक रूम का किराया दे रहे हैं एक दिन का अपने NGO पार्टनर्स को रुकने के लिए होटलों में। 5 स्टार होटल से नीचे कोई जो है कॉन्फ्रेंस नहीं होती उनकी। किस तरीके की लेविश लाइफ
वो उन बच्चों के पैसे पे जी रहे हैं जो अनाथ हैं, बेशर्म लोग हैं। एक भारत जैसे देश में जहां आबादी के एक बड़े हिस्से को हमको अभी मेन स्ट्रीम करने के लिए मदद की आवश्यकता है, वहाँ उनके नाम पे चंदा इकट्ठा करके आप 5 स्टार होटलों में केवल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, अय्याशियाँ कर रहे हो। सॉरी टू से, पर हमको इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। यूनिसेफ के अपने एजेंडे हैं। क्या एजेंडे, खुल के बोलो ना सर। बता तो रहा हूँ मैं मेरे से ज़्यादा खुल के बोलने वाला आपको मिलेगा नहीं हाँ कोई, है ना। तो मैं इस बात से बेफिक्र रही। देखिए, अब यूनिसेफ ने गिलगित बाल्टिस्तान को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आज़ाद कश्मीर लिख दिया। क्या उसको भारत में काम करने का हक होना चाहिए? नहीं होना। हमने बंद कराया। यूनिसेफ के सैलरीड एम्प्लॉइज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में धरने पे जाकर के बैठते थे, हमने उनको निकलवाया। यूनिसेफ के लोग अपने व्यक्तिगत पॉलिटिकल एजेंडे की पूर्ति के लिए पार्टीजन एक्टिविटीज करते हुए कई बार पकड़ा है। यूनिसेफ जिस एनजीओस को पैसा दे रहा था, मान लीजिए सरकार ने कई सारी ऐसी एनजीओस की फंडिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किए जो गड़बड़ कर रही थी। बैकडोर से यूनिसेफ उनको पैसा देता पकड़ाया, क्योंकि यूनिसेफ से मिलने वाली फंडिंग पे एफसीआरए कंप्लाइंस जरूरी नहीं। तो जिनको सरकार ने एफसीआरए कंप्लाइंस ना होने पर फंडिंग मिलने से रोका, यूनिसेफ पीछे से उन्हें पैसा दे रहा था। आपके उत्तर प्रदेश का एक मामला है, एक एनजीओ है एक्शन एड। एक्शन एड एनजीओ के लोगों पे अनेक सारे ऐसे आरोप हैं जो, जैसे उसका एक डायरेक्टर है अमिताभ बिहार। जी सर। तो अमिताभ बिहार जो है वो आरोपी है हर्ष मंदर के साथ सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज वाले मामले में, जहाँ बच्चों का उपयोग जो है वो सीएए के प्रोटेस्ट में कराया जा रहा था। एक ईडी की इन्वेस्टिगेशन में वो लोग आरोपी हैं। कोविड के दौरान जो है दान लेके आए पैसे और इधर उधर खर्च कर दिए गरीबों के नाम पर, तो कई प्रकार की आर्थिक अनियमितता और सब चीज़ों में उलझे हुए। उस एक्शन एड संस्था का उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर रही यूनिसेफ के साथ एक टाई अप था। तो जो कोविड के दौरान लोग घर पहुंचे वापस, रिवर्स माइग्रेशन हुआ, वो डेटा उनके पास था। अब वो डेटा लेकर के एक्शन एड एक विदेशी एम्बेसी के पास गया, बोला कि हमारे पास डेटा है भाई 18 लाख परिवारों का, आप हमको पैसे दे दो। क्यों दे दो? तो बोले हम इन लोगों को ट्रैफिकिंग से बचाएंगे, इनके शोषण से बचाएंगे, और करोड़ों रुपया ले लिया। ये बात हमको पता चली। हमने यूपी सरकार से पूछा कि आपके वल्नरेबल फैमिलीज का डाटा कैसे लीक हो गया? पता चला यूनिसेफ ने वो लीक किया था। और कोई 10-12 करोड़ रुपए तक की फंडिंग का तो मुझे पता है, उसके बाद मुझे भी नहीं पता। तो अनेक प्रकार के कारनामे जो है यूनिसेफ के माथे पर हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी की जांच होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। प्रियंक जी, आपने बाल संरक्षण आयोग में आप रहे तो बहुत सारे मामले उठाए, तो दबाव तो बहुत आया होगा आप पे, इतने बड़े बड़े लोगों के, इतने यूनिसेफ जैसी बड़ी संस्थाओं के मामले उठाए, और सबसे ज़्यादा आपको ऐसा कौन सा मामला था जिसमें दबाव आया हो, या उसमें आप परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा दबाव आया हो, या ऐसे कोई, जैसे आप कभी मदरसे में भी गए, कोई छापा वापा डाला क्या कहीं मदरसे में जाके? छापे मैंने कहीं नहीं डाले, गए तो मैंने विजिट किए। हाँ, विजिट। देखिए, मैं आपको सही बताऊं, कोई मदरसे में ऐसा मिला कि यहाँ पे कोई ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है? देखिए, अभी बिहार में एक मदरसे में एक मौलवी जो है बम बनाना सिखा रहा था बच्चों को, फट गया, बच्चे घायल हो गए, मौलवी मर गया। तो मदरसों की जहाँ तक बात है, तो जो भी एरिया आप ग्रे छोड़ोगे, जो भी एरिया आप साइलो में छोड़ोगे, वहाँ अनेक प्रकार की गतिविधियाँ मिलेंगी। लेकिन पर्टिकुलरली इन पर्सन प्रियंक कानूनगो की अगर बात करें, तो मैंने अपने काम के दौरान कभी किसी का दबाव महसूस नहीं किया। मेरे को नहीं लगा कि मेरे पे दबाव आया, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मुसीबत आएगी सामने से आएगी, पीछे से आने वाले फ़ोन सुनना क्यों? तो सामने से मेरे ऊपर एफआईआर हुई, मेरे ऊपर हमले हुए, मारपीट हुई, अटैक हुए, ये सब हुआ,
लेकिन दबाव वबाव महसूस नहीं किया। दैट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ माय जॉब, तो मैंने उसको भी एंजॉय किया। सर एक जैसे यहाँ मैं आपको बताऊं ये बात, कर्नाटक में हमको खबर मिली कि एक अवैध यतीम खाना मदरसा टाइप इंस्टीट्यूशन है जहाँ लड़कियों को रख करके ट्रेन किया जा रहा है गल्फ में शेखों से शादी के नाम पे ट्रैफिकिंग करने के लिए। तो हम वहाँ इंस्पेक्शन करने गए, मेरे साथ महिला अधिकारी थी सारी। तो एक वहाँ ट्रस्ट का आदमी आया, मौलाना टाइप लग रहा था, और बोला कि यू कैन नॉट एंटर। तो कहा आई विल। हम अंदर घुस गए। हम अंदर घुसे तो उन्होंने मस्जिद से अनाउंसमेंट किया। हमारे साथ पुलिस थी, हमारे साथ प्रशासन था, हमारे साथ राज्य के बड़े अधिकारी थे। तो जिस पुलिस को हम बच्चों को रेस्क्यू करने ले गए थे, वो पुलिस के अधिकारी ने आके मुझसे बोला कि सर आपके साथ महिला अधिकारी, और मेरी आपको ये सलाह है कि हमको इनको रेस्क्यू करके यहाँ से ले चलना चाहिए, बच्चों को हम बाद में रेस्क्यू कर लेंगे, नहीं तो इनकी सुरक्षा की कोई गारंटी हम नहीं ले पाएंगे। तो वहाँ बीच में काम छोड़ के हमको आना पड़ा था, और आप यकीन मानिए हम थाने पहुँचे तो थाने को भी कम से कम 2000 लोगों की भीड़ ने घेर लिया था। लेकिन हमने सुबह 6 बजे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, रात भर तैयारी की, सुबह 6 बजे पिटीशन लगाई, 2 दिन में ऑर्डर लिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वहाँ से सारे बच्चों को रेस्क्यू करके निकाल लिया। सर आदिवासी क्षेत्र में आप एक बार गए थे, और आदिवासी क्षेत्र में एक बड़ी समस्या है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की। राजस्थान में आपको एक बार नहीं, मैं हर हफ्ते गया हूँ वागड़ वाला जो मेवाड़ वाला क्षेत्र, हाँ गया हूँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा का, और इधर चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहाँ बहुत सारी खबरें आई बच्चों को बेचने की। आपको ध्यान है, भास्कर ने भी एक बड़ी खबर लगाई थी उस दौर, तो उसका क्या आपने कंक्लूजन निकाला? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, बच्चे बचाए जा सकते थे, टिल नाउ हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो ब्लंटली बोलूँगा कि राजस्थान का बाल अधिकारिता विभाग यूनिसेफ को ठेके पे दे रखा गया है, इसलिए हो रहा है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी चाहिए, खुद काम करना चाहिए, ये आउटसोर्स व्यवस्था से काम नहीं होगा। विभाग के अधिकारियों को खुद मेहनत करनी चाहिए। आपके यहाँ भीलवाड़ा जो इलाका है, वहाँ मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कंप्लेंट थी कि बच्चे गायब हो रहे हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि बच्चे गायब हो रहे हैं? कोई मैकेनिज्म तो होगा। मैंने पूछा तो प्रशासन के पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। उन्होंने बोला जी शिकायत आएगी, उस पर देख लेंगे, काम कर लेंगे। जब समाज के लोग समेकित रूप से बच्चों की ट्रैफिकिंग में लग जाएंगे, शिकायत कौन करेगा जी आपके पास? मैं वहाँ पे कोई 6 से 8 घंटे रुका था। मैंने तीन गांव विजिट किए थे, और 3 दर्जन लड़कियां गायब मैंने ढूंढ ली थी। कैसे ढूंढी आपने? बहुत सिंपल था, बेहद सिंपल था। हम गांव में गए, बच्चों को कहाँ होना चाहिए? जन्म के पंजीयन में, स्कूल में, आंगनवाड़ी में, राशन की दुकान के रिकॉर्ड में। हमने सारे रिकॉर्ड बुला लिए। राशन की दुकान के रिकॉर्ड में परिवार में जितने बच्चे लिखे हैं राशन कार्ड में, वो बच्चे आंगनवाड़ी में, स्कूल में हैं या नहीं, ये तो टैली करना था। तो एक पर्टिकुलर एज के बाद लड़कियां खासतौर पे स्कूल से गायब मिली। हमने लिस्ट बना के दी थी। इंटरेस्टिंग चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिली, जहाँ ये पुष्टि होती है कि वहाँ ट्रैफिकिंग हो रही थी, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। मुझे एक स्कूल के रिकॉर्ड में एक बच्ची का नाम दर्ज मिला, जो बच्ची मुझे वहाँ मिली नहीं। उस बच्ची की उम्र स्कूल के रिकॉर्ड के हिसाब से 12 साल थी, और उसकी माँ के कागज़ों के रिकॉर्ड के अनुसार उसकी माँ की उम्र 71 साल थी। तो 59 साल की उम्र में बच्चे को जन्म उस औरत ने दिया,
ये बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं था। या तो ये कोई करिश्मा था, तो करिश्मा होता तो रिपोर्टेड होता। वो ट्रैफिकिंग थी, फर्जी तरीके से कागज बनाए गए थे। हमने रिपोर्ट किया, प्रशासन ने उस पर पर सर आपने बाल आयोग में इतना काम किया, अब आप मानवाधिकार आयोग में हैं, तो आपने बहुत सारे देखे होंगे कि रेड लाइट एरिया में छोटी छोटी बच्चियों के साथ किस तरह से शोषण किया जाता है। और क्या आपको लगता नहीं है कि देश में बेरोजगारी और गरीबी एक बड़ी समस्या, आप तो मानवाधिकार आयोग में हैं आप, और ये बड़ी एक समस्या है, क्या इस कारण से इनको धकेला जा रहा है बच्चियों को, या कोई और कारण है? देखिए, मनुष्य को शोषण करने का जो मानस है वो इस तरीके की शोषण का कारण है। बहुत संपन्न देशों में भी ट्रैफिकिंग है, देह व्यापार है, जबरन देह व्यापार है। ये बात एकदम ठीक है कि यंग एडोलेसेंट चिल्ड्रन का शोषण का पहला कारण गरीबी बनता है। लेकिन उस गरीबी को कोई यूटिलाइज करना चाहता है खुद के फाइनेंशियल गेन्स के लिए, वो जो आपराधिक प्रवृत्ति है वो बड़ा कारण है। तो कानून का सख्ती से पालन, वेलफेयर स्कीम्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन और न्यायिक व्यवस्था का सुदृढ़ होना, ये तीनों अंग जब मिलके काम करेंगे तब हम इस प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक कर पाएंगे। सर एक सवाल ये है कि छोटे बच्चों को जिस तरह का अश्लील कंटेंट परोसा जा रहा है, और आई सीन सेवरल किड्स जो मतलब रील्स देखते रहते हैं और वो सारा दिन रील्स में ही लग जाते हैं, और मतलब मानसिकता भी बच्चों की इसके लिए डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है और पूरी दुनिया में अपनी तरीके का पहला कानून है। इसके लिए पूरे भारत को क्या, पूरी दुनिया को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जैसा जो कानून भारत में आया है दुनिया में कहीं नहीं है। भारत में कानून आने के बाद अमेरिका में फ्लोरिडा में उसको लागू हो गया सर, वो फ्लोरिडा में लागू हुआ, ऑस्ट्रेलिया में उसको रेप्लिका किया जा रहा है। भारत में भी उसके रूल्स का ड्राफ्ट अभी पब्लिक डोमेन में लाया गया था। मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसको लागू कर दिया जाए। क्योंकि सर मैं देखता हूँ, एक वीडियो देख रहा था कि एक माताजी ने अपने बच्चे को मतलब मोबाइल से हटाया, तो उस बेटे ने आके पीछे से माँ को बैट मार दी और माँ की मृत्यु हो गई। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें आपको भी ध्यान करनी पड़ेंगी। परिवार, बाजार और सरकार नियंत्रित करने वाली 3 संस्थाएं। सरकार आपके घर में घुस करके नहीं देख सकती कि आप बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हैं। कोई सरकार नहीं कर सकती दुनिया का एक। तो सर इंस्टाग्राम जो ये दे रहा है ये तो गलत है ना सर? और हम अपने बच्चों को कैसे अलाउ कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों से बात कर रहे हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे त्रिपुरा में मैं 15 अगस्त पे था बिफोर लास्ट ईयर। एक ग्रामीण क्षेत्र का हायर सेकेंडरी स्कूल था, बहुत लड़कियां बहुत थी वहाँ पे, तो लड़कियां, लड़के, बच्चे, माँ बाप, सब टीचर्स बैठे हुए थे। हम लोग 15 अगस्त पे बातचीत कर रहे थे। पूरा हॉल खचाखच भरा था। मैंने बच्चों से पूछा कौन कौन इंस्टाग्राम पे है, किसी ने हाथ नहीं उठाया। मैंने बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल से निवेदन किया, मैडम आप ज़रा बाहर हवा खा के आओ, हम ज़रा बात करें बच्चों से। दोबारा पूछा, सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए, लगभग 80% बच्चों ने हाथ उठा दिया। फिर हमने बच्चों के माता पिता से पूछा आप में से किस किस के अकाउंट हैं। 50% के अकाउंट थे। फिर हमने तीसरा सवाल पूछा कि आप में से कौन आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं या फ्रेंड हैं। 20% के हाथ उठे। हमने एक ऐसी दुनिया बना ली है जहां बच्चों का माँ बाप पे, माँ बाप का बच्चों पे विश्वास नहीं। ये परिवार के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करने का काम समाज को करना पड़ेगा। सरकार नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती। परिवार को सशक्त करना समाज की जिम्मेदारी है, सामाजिक संगठनों की जिम्मेदारी है। वो सारे सामाजिक संगठनों को अपने गरिबान में झांक कर देखना चाहिए कि उनके काम करते हुए भी परिवार आज इस स्थिति में क्यों पहुंचे। तो ज़रूरी हो जाता है कि सामाजिक संगठन परिवारों को सशक्त बनाने पे काम करें, सांस्कृतिक संगठन इस दिशा में काम करें। हमको परिवार बचाने होंगे बॉस। अगर परिवार नहीं बचे
तो कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, सारी व्यवस्था बाजार के पास आ चुकी क्योंकि है। सर आज बड़ी एक समस्या है कि हम घर में 4 लोग होते हैं तो चारों मोबाइल पे लग जाते हैं, खाना खाते हैं, बच्चों से बात ही नहीं करते। ये बड़ी इस देश की बड़ी समस्या है। इस देश की मतलब भारत बड़ी जनसंख्या में बड़ी तो जो बड़ा बड़े देश है। बड़े 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 समाज सेवी लोग हैं, बड़े बड़े साधु सन्यासी महंत बाबा लोग हैं, उनसे मेरी करबद्ध विनती है कि कृपया समाज को इस दिशा में जागृत करने का काम करिए, परिवार में बच्चों को जोड़िए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनको हम समाज का सेलिब्रिटी मानते हैं वो सब रील पे हैं। तो अब आप लोगों को ये तय करना पड़ेगा, रील पे जाके ये बोलिए कि रील पे मत आइए। तो रील से रियल पे कब आएगी दुनिया? जो लोग समाज को दिशा दिखा मतलब रहे हैं, भारत, कम से कम भारत के जो राजनेता हैं वो तो रील से रियल पे आए। जो लोग समाज को दिशा दिखा रहे हैं ये उनका काम है। मैं सिपाही हूँ, मेरा काम ट्रैफिक रोकना है, मेरा काम समाज को दिशा दिखाना नहीं है। वो बहुत ही महान और बड़े लोगों का काम है। तो मैं उनसे केवल विनती ही कर सकता हूँ कि समाज को उस दिशा में लेके जाएं जहाँ परिवार सशक्त हो। प्रियंक जी, आप तो रील में विश्वास नहीं रखते, रियल में काम करते हैं ना? हाँ 100%। हाँ। कभी कभी डाल देते होंगे आप भी? नहीं, रील तो मैं खूब डालता हूँ। हाँ। लेकिन मैं रील बनाने के लिए रील नहीं बनाता, मैं जो काम करता हूँ उसका रील डालता हूँ। मैंने कहा आपसे भी पूछ लें। हाँ, मैं डालता हूँ, मेरे को डालना पड़ता है। और मेरे को उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे आकर ये बताना पड़ता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर तुम बच्चों के लिए घातक हो। और मुझे मालूम है कि अगर इन प्लेटफॉर्म्स पे जाकर मैं इनकी बुराइयां नहीं बताऊंगा तो वो कोई और नहीं है दुनिया मुझे बता दे। मैं बताता हूँ। सर, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? जो मेरा काम नहीं है मैं उसको क्यों देखूं? नहीं, मानवाधिकार आयोग से जुड़ा हुआ है सर। देखिए, मानव अधिकार आयोग से जुड़ा हुआ मामला तब तक मानव अधिकार आयोग का रहता है जब तक सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप ना कर दे। जिस मामले की मॉनिटरिंग सर्वोच्च न्यायालय कर रहे हैं तो वही करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के बोलने के बाद भी अभी अब नागपुर के सर्वोच्च अंदर- न्यायालय जाने उस बात। नहीं, नागपुर में हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के विचार के अधीन अगर कोई विषय है उसमें टिप्पणी करना न्यायालय की अवमानना होता है। आप मुझे क्यों अवमानना में फंसाना चाहते हो? तो उस पर ना बुलवाओ मुझसे। मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि ये भी जो जिनके मकान टूटते हैं वो कहते हैं हमारा मानवाधिकार आयोग देखिए, हनन हुआ है। जिस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के विचार के अधीन ले आया गया है उस पर आपके पास ऐसा कोई मामला नहीं आया अब तक? जो मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास आएगा तो भी हम रेफर वहीं करेंगे। अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले की स्क्रूटनी कर रहे हैं हमारे पास आएगा तो भी हम वहीं भेजेंगे। सर, हिंदू और मुसलमानों के ह्यूमन राइट्स में क्या डिफरेंस आपको लगता है? हिंदू ग्लोबल माइनॉरिटी है, लेकिन हिंदू ये बात मानते ही नहीं है कि वो ग्लोबल माइनॉरिटी है। उसको पता नहीं है कि ग्लोबल माइनॉरिटी है। ग्लोबली हिंदू परसिक्यूटेड है इस कारण क्योंकि उसके धर्म के मानने वाले दुनिया में सबसे कम लोगों में से जो है वो हिंदू है, पर उसको ये एहसास नहीं है। वो उसको पता नहीं है एक्चुअली कि उसके किन अवसरों का हनन इस कारण होता है क्योंकि ग्लोबली माइनॉरिटी है। मुसलमानों की ये बात बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है कि उनको उनके अधिकारों का एहसास है और वो अपने अल्पसंख्यक होने के नाते अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों का संघर्ष करते हैं। लेकिन मैंने अमूमन ये देखा है कि जो नैरेटिव वॉर है उस नैरेटिव वॉर में जहाँ पे परसिक्यूशन रिलीजियस ग्राउंड पे हो भी रहा है वहाँ पे हिंदू अपनी बात नहीं कह पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं, अधिकारों के प्रति सजग नहीं। अपने अधिकारों के प्रति सबसे सोई हुई कोई कौम है दुनिया में तो हिंदू है। सर, नुपुर शर्मा का जो मामला था उसको आप किस तरह वो से भी देखिए, किसी भी ऐसे मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जो न्यायालय में पेंडिंग है। नहीं, आपको लगता है कि पेंडिंग इसमें ह्यूमन राइट्स का न्यायालय में पेंडिंग है? जो न्यायालय में पेंडिंग उस पर क्यों कहलवाते हैं? अच्छा, मैं एक ऐसी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ जो विधि के अधीन रह करके मुझे बहुत सी चीज़ें कानून के हिसाब से करनी पड़ती, तो वहाँ मेरा इन मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, तो मैं नहीं करता। और सर, ये जो राणा सांगा का जो विवाद चल रहा है इस पर तो आप कह सकते हैं इतिहास तो देखिए, किसी भी महापुरुष के बारे में बदतमीजी से बोलना बहुत गलत बात है। माननीय सांसद जी ने ये बात संसद के भीतर कही है। अच्छा हुआ बाहर नहीं गई। संसद के भीतर बहुत सारे प्रोटेक्शंस होते हैं, उनका लाभ है उनको।
सर जो वेस्टर्न कल्चर है, जो LGBTQ एक कम्युनिटी है और जो वेस्टर्न का कल्चर है, क्या आपको लगता है कि ये जो समाज को गंदा कर रहा है कल्चर? देखिए, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि परिवार, सरकार और बाजार व्यवस्थाओं पर नियंत्रण इन तीन में से किसी एक संस्था का होगा। LGBTQ एक वास्तविकता है, लेकिन बच्चों को ये बताना कि तुम हो सकता है लड़के की तरह दिख रहे हो पर तुम लड़की हो, भाई उसको लगेगा कि वो लड़की की तरह व्यवहार कर रहा है तो बताएगा, या कोई लड़की है उसको लगेगा कि वो लड़के की तरह व्यवहार कर रहा है बताएगी। लेकिन बाजार के अधीन जो संस्थाएं हैं वो अगर ये बताएंगी और उसको उस तरीके से ग्रूम करें, वो ग्रूमिंग गलत है, ग्रूमिंग होना गलत है। जैसे हमने विरोध किया जब प्यूबर्टी ब्लॉकर मेडिसिन के बारे में NCERT की किताबों में लिखवाया गया, हमने उसको हटवाया। आप हार्मोन कैसे दे दोगे भाई बच्चे को? नहीं दे सकते, हमने उसको हटवाया। जो जितना सच है उसको सच के रूप में स्वीकार करिए। वितंडावाद से हमको बचना चाहिए, किसी बात का वितंडा नहीं होना चाहिए। जो जिसकी सच्चाई है वो स्वीकार करे, उसके साथ जिए। भारत सबको अपने अपने तरीके से जीने की जो है आज़ादी देता है। और हमारे यहाँ तो अरावल की कहानी, हमारे यहाँ शिखंडी की कहानी, हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की पूजन तो सदियों से होती आई है। हमारे समाज में किसी प्रकार की वर्जना नहीं है, हम वर्जना मुक्त समाज हैं। और वर्जना युक्त जो बाजार है वो हम पर हावी होना चाहता है, तो उससे हमको बचना चाहिए। सर मानवाधिकार के नाम पर स्टैंड इन कॉमेडियन जो लोग हैं वो लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं। हाल ही में और दोस्त हमने उसके ऊपर कार्रवाई की। वो जो अपनी माँ को बदनाम करने का काम कर रहा था, वो एक बच्चा बिगड़ा हुआ जो था, उस पर सबसे पहले कार्रवाई हमने की थी। नाम तो लेके बोल दो सर, इतना भी क्या डर रहे हो? रणवीर नाम था उसका। हमने किया, मैं डरता नहीं किसी से, मैंने को बोला कोई दबाव नहीं। नालायक बच्चा है, उसका क्या नाम लूं? तो लायक कब बनाओगे सर? बीजेपी के कई नेताओं ने इंटरव्यू दे दिए उसको पिछले 2024 में। मेरा पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता ही नहीं है। देखिए, समाज में अगर किसी प्रकार की विकृति आई है, कोई बच्चा अगर बिगड़ गया है तो पुलिस से सुधार देगी उसे। सर हाल ही में एक मामला आया था KIIT विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्र की मौत का मामला था। उसमें हमने आदेश जारी कर दिया है आज। जांच हो गई इसकी? हाँ, हो गई। और पीड़ित परिवार को क्या आपको लगता है इंसाफ मिल पाएगा? हाँ, बिल्कुल देंगे। कब काम कर रहे हैं उस पर, क्योंकि लगातार वो मामला सुर्खियों में है देश में। हमने आज ही उसमें अपनी जांच रिपोर्ट दे दी है, जारी कर दी है, वेबसाइट पर ढूंढिएगा मिल जाएगी। सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी एक मामला, हमने उस मामले में UGC को भी बोला है और NEC को भी बोला है कि कार्रवाई करें इलाहाबाद हाई कोर्ट KIIT के खिलाफ। अच्छा, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी मामला है अभी। मैंने ट्वीट किया, उस पर मैंने लिखा विकृत मानसिकता का परिचय है। किसी बच्चे 11 साल की बच्ची जाके कैसे ये बोलेगी भाई? हाँ, 11 साल की बच्ची से आप ये अपेक्षा कर रहे हो कि वो रेप की परिभाषा व्यक्त करे कानून की भाषा में? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत सख्त टिप्पणी की और मैं बहुत खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत सख्त टिप्पणी की। सर जो मानवाधिकार भारत के अंदर है, तो भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पुलिस मानवाधिकारों का सबसे ज़्यादा उल्लंघन करती है। हालांकि मोदी सरकार ने बड़ा कानून में चेंज, किसी को भी उठा के बिना। देखिए क्या है, 150 पौने 200 साल से जो कानून बने हुए थे भारत में, जो बदल जाने थे कभी के, उनको अब जाके बदला गया है। अभी भी राज्य लागू करने की प्रक्रिया में है, धीरे धीरे कर रहे हैं। फिर ट्रेनिंग, फिर सेंसिटाइजेशन, फिर ये जो पीढ़ी एक पूरी की पूरी नए कानूनों के साथ जब तैयार होगी तो हम एक बेहतर पुलिसिंग का मॉडल भारत में देख पाएंगे। सर ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या नया कर रहा है ऐसा कि लोगों में आपकी लोगों का देखिए, विश्वास मेरा बना मानना रहे? ये है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को जाकर लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं के निदान पर काम करना चाहिए और त्वरित काम करना चाहिए, स्पीडी जस्टिस की तरफ काम करना चाहिए। वो हम कर रहे हैं। सर मानवाधिकारों की बात जनता तक पहुंचाने के लिए पत्रकारों की अहम भूमिका होती है, जर्नलिस्टों की, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा पत्रकारों से केवल यही विनम्र अनुरोध है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन की खबरों को प्रमुखता से छापें, निर्भीक होकर छापें, और जहां उन्हें आयोग के हस्तक्षेप की आवश्यकता लगती है तो वो उस बात को आयोग तक पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें।
सर एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, जो व्यक्ति बैठा है, गांव में बैठा है, दूर दराज ढाणी में बैठा है, हमारे राजस्थान में बहुत ढाणियाँ हैं ऐसी, तो उसके साथ कोई ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है तो उसके साथ बड़ी समस्या है कि वो कहाँ जाए, कैसे जाए, किससे संपर्क करे, किससे बातचीत करे, क्योंकि थाना अधिकारी सुनता नहीं है, रिपोर्ट लिखने तक के पैसे लिए जाते हैं। बच्चियाँ, किसी के साथ बच्ची का ईव टीजिंग हो जाए तो बच्ची को थाना अधिकारी रिपोर्ट नहीं, ऐसे भी बहुत सारे मामले देश में सामने आते हैं। तो सर इसको लेकर मानवाधिकार आयोग तक कैसे पहुंचा जाए, उसका आप सरल। इंटरनेट। अब इंटरनेट नहीं चलाना आपको 2000, ये बकवास है, ये इसलिए बकवास है क्योंकि फ़ोन की जो रीच पहुंची है ना बॉस, जी सर, आपको अंदाज़ा ही नहीं है उसका। मैं आपसे 1 दशक पुरानी बात बताता हूँ। चलो, 2016 में भारत सरकार, मैं जब बाल आयोग में काम करता था, 2016 में सरकार ने हमसे बोला, बिल्कुल यही बात बोली कि भाई बहुत से बच्चे जो हैं वो पॉक्सो से पीड़ित होते हैं, सेक्सुअल एब्यूज़ के शिकार होते हैं, कोई होता नहीं जिसको बात कह पाए, परिवार के अंदर, स्कूल के अंदर डर जाते हैं, किसको जाके बात बताएं, तो कोई मैकेनिज्म बनाओ। तो हमने पॉक्सो ई बॉक्स तैयार किया। ये प्री कोविड टाइम और 2015-16 की बात है, तब भी मोबाइल इतना ज़्यादा रैम्पेंट यूज़ नहीं हो रहा था। इंस्टाग्राम भी अपने शैशव में रहा होगा तब, ये शायद था भी। उस ज़माने में 1 दशक पहले हमने एक पॉक्सो ई बॉक्स बनाया, जो हमारी वेबसाइट पे एक बटन था। वो बटन दबाना होता था आयोग की वेबसाइट पे, और 6 पिक्टोरियल सिचुएशंस होती थी। जो शिकायतें हमारे पास मोस्टली आती थी उसके आधार पर रिसर्च करके हमने वो बनाया था। बच्चे को फ़ोटो पे दबाना था, अपना नंबर या ईमेल आईडी, कोई एक चीज़ उसमें लिखना था। नंबर अमूमन लोग लिख देते थे, और शिकायत करना थी, दोनों में से कोई एक चीज़ बस। ये 3 बटन दबाने से शिकायत हो जाती थी, एक नंबर लिखना, 2 बटन दबाना। हम जब उसको लॉन्च कर रहे थे तो एक पत्रकार ने ठीक यही सवाल पूछा, और आप गांव में जाएंगे तो गांव का कैसे, तो आपने शहर के अर्बन फिनोमेना है, अर्बन बच्चों के लिए बना दिया ये। अच्छा, इसमें अच्छी बात ये थी कि सरकार ने इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में काम किया था कि महिला बाल विकास मंत्रालय ने हमको बोला, राष्ट्रीय बाल आयोग ने मैकेनिज्म तैयार किया, एनसीईआरटी की किताबों ने तत्काल छाप दिया, एनसीईआरटी किताबों ने तत्काल छाप दिया और वो डिसेमिनेट हो गया इमीडिएटली। ये सब एक साथ ही लॉन्च का कार्यक्रम था। लॉन्च करके हम आए, मेरे को भी लगा यार, मैं कहा हाँ ये तो पत्रकार का सवाल ठीक था, हमारे पास उस दिन उसका जवाब नहीं था। 3 दिन पहली शिकायत पॉक्सो ई बॉक्स पे आई, हरियाणा के हिसार के एक गांव से आई। मैं खुद उस मामले की जांच करने के लिए गया था। दलित बच्ची की शिकायत थी, निपट गांव से आई थी। गांव भी ऐसा था कि किसी भी शहर से कनेक्टिविटी 50 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। उसको न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष किया वो करना पड़ा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन संतुष्टि इस बात की है कि डिजिटल डिवाइड के उस पार भी पॉक्सो ई बॉक्स काम कर रहा था। इसी प्रकार जो इंटरनेट के माध्यम से शिकायतें देने की जो प्रणाली है वो इफेक्टिवली काम करती है, उस पर यकीन करिए। सर मैं, आप बुरा मत मानिएगा, हमारे राजस्थान में कुछ गांव ऐसे हैं आज भी मूलभूत सुविधा नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे भी कई गांव हैं जहाँ बिजली तक नहीं है, और आज़ादी के इतने दशक बाद भी ऐसी हालत है। उस गांव में आप मोबाइल की बात कर रहे हैं तो वहाँ कैसे जाएंगे? मैं तो इसलिए आपसे ये सवाल मुझे पूछा। किसी पत्रकार ने आके नहीं बताया, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी की गई एक लिस्ट में ये सब देखा, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स की लिस्ट आपने पढ़ी? जो आपको भी नहीं पता होगा उस लिस्ट में देखिए जाके। भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि इन ब्लॉक्स में काम की जरूरत है, और मैं उन सारे ब्लॉक्स में खुद गया हूँ। अच्छा, एक एक स्कूल की, एक एक आंगनवाड़ी की शिकायतों को लिस्ट किया है, और जब तक वो शिकायतों में पेयजल है, विद्युत की व्यवस्था है, अप्रोच रोड है स्कूल तक, स्कूलों में टॉयलेट की फैसिलिटी है, जो जो नहीं है लिस्ट आउट करके स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना शुरू किया था। सर अब आप, एक सवाल आपसे कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान का बॉर्डर मिलता जुलता है, वागड़ का वो एरिया जहाँ आदिवासी बेल्ट में धर्मांतरण बड़ी संख्या में हो रहा है, और मध्य प्रदेश का भी एरिया है, एक बड़ी समस्या है। मैं वहाँ पर गया तो मुझे पता चला कि धर्मांतरण के पीछे कुछ एनजीओज का बड़ा खेल है। क्या इसको आपने कुछ
आपने अध्ययन किया जब आप आयोग में थे? हाँ, एनजीओ तो धर्मांतरण में एक टूल है, काम करते हैं वो, इसमें कोई बात ही नहीं है। यू हैव एन एग्जांपल, मतलब आई मीन यू हैव रिसर्च ऑन? प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स, हमने कार्रवाई की है, एफआईआर कराई है, लोगों को जेल भेजा है, वो करते हैं, ये उनका काम, उनका मोडस ऑपरेंडी है। तो कुछ बड़े एनजीओस भी उसमें शामिल है, यूनिसेफ लाइक दैट? देखिए, जो एनजीओ, यूनिसेफ तो एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पार्टनर एनजीओज जो होते हैं वो ये सब कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कई बार होते। ये चेन कब टूटेगी, कैसे टूटेगी, इसका कोई आपका ये जो idea? आप लोग जो दान करते हैं ना सोशल मीडिया पे देख देख के, उससे खुद को बाहर लाइए। दान करने के पहले सुपात्र का चयन करिए, तो जो सुपात्र को ढूंढेंगे जाके, तो कुपात्र आपसे आप बाहर चला जाएगा। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ। अब क्या आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार एक लिस्ट टांग दे कि ये लोग अच्छे, ये लोग बुरे? ये समाज का काम है भाई, समाज को जागना पड़ेगा। एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको एक अच्छे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझना, निभाना और पूरा करना पड़ेगा। वोट देने के बाद भी हमारी बहुत सारी एक नागरिक कर्तव्यों की जिम्मेदारियां हैं। कम से कम अपने परिवार के प्रति तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है ना। सर, भारत में हर व्यक्ति, ये आध्यात्मिक देश है, तो हर व्यक्ति की सोच है कि मैं दान करूं, तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं तो दान करेगा ही। या तो सरकार बता दे भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है तो इन पे दान कर दे। अब सरकार, आप सरकार का हिस्सा नहीं, है। ये सरकार नहीं बताएगी, ये आपको खुद देखना है जाके। तो रिसर्च सरकार बताए ये ठीक है ये गलत? एनालिटिकल थिंकिंग भारत में लोगों की जागना चाहिए, ये समय की आवश्यकता है। गांव में बैठा गरीब आदमी कहाँ गांव में बैठे गरीब आदमी की कहानी सुनाऊं? बताओ। आप गांव में बैठे गरीब को बेवकूफ क्यों समझते हो? ये आपका जो अर्बन माइंडसेट है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं बात है 96-97 की, मैं 11वीं क्लास में था। 11वीं क्लास में था। हमारे स्कूल का जो पर्यावरण गतिविधियों का जो वो क्लब होते हैं ना स्कूल में, तो उसमें था मैं। तो उसमें था, तो कलेक्ट्रेट में एक बैठक में भाई बच्चों को भी बुलाया। बैठक काय की थी? ये वृक्षारोपण हर साल जो रस्मी तौर पे होता है ना बरसात में सरकार की तरफ से, तो वृक्षारोपण की तैयारी को लेके बैठक थी। एज स्कूल स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं उसमें मौजूद था। कलेक्टर बैठक ले रहे थे, सारे अधिकारी, तमाम एनजीओज, तमाम प्रतिष्ठित लोग, पंचायत के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सब बैठे, खचाखच हॉल भरा हुआ है। और ये तय हो रहा है कि कहाँ कौन से पेड़ लगाए जाए, और इस पर 1.5 घंटा डिस्कशन चल रहा है। कोई बोल रहा है नहीं जी आम लगाइए, कोई बोला नहीं जी जामुन लगाइए, कोई पीपल लगाइए, कोई बरगद लगाइए। सब अपने सुझाव दे रहे हैं, नोट करे जा रहे हैं। सरकार का जो है वो पूरा तंत्र काम कर रहा है कि भाई पेड़ काय का लगाना है। एक गरीब गांव का आदमी वहाँ अपनी कोई शिकायत लेके आया था, जो इंतज़ार कर रहा था कलेक्टर साहब फ्री हो तो अपनी बात कह पाए, लेकिन वो समहाउ वहाँ पे अंदर हॉल में घुस गया होगा। तो सज्जन जो बुजुर्ग थे वह बैठे थे, वो गंदे कपड़े पहने हुए, सर पे पगड़ी बांधे हुए, जिस प्रकार की छवि गरीब और अनपढ़ और मूर्ख आदमी की आप लोग समझते हो, जो सो कॉल्ड शहरी समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो वैसे ही थे। तो उन बाबा ने बोला, हुजूर मालिक आपकी परमिशन हो, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। अब पत्रकार भी हैं, सब लोग बैठे हैं, तो कोई मना तो नहीं करेगा। सर बोला हाँ हाँ आप बोलिए बाबा बोलिए। कहले आप ये मीटिंग मत करो, कहले आप ना जाके ये देखो कि कहाँ कौन से पेड़ मौजूद हैं, जहां जो पेड़ प्राकृतिक रूप से उगे हुए स्थापित हैं उनके आसपास वही वाले पेड़ लगा दो। अब ये समझदारी उस गांव के आदमी में थी, जो उस पूरे हॉल में पढ़े लिखे सरकार की ट्रेनिंग पाए लोगों में नहीं थी। तो गांव के आदमी को हमेशा अनपढ़ बेवकूफ गंवार समझना, हमको इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए, इसकी बेहद आवश्यकता है। अच्छा, एक सवाल सर, आपने बाल आयोग में आपने जब रहे होंगे तो बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि बच्चों के साथ स्कूल में मारपीट, माँ बाप भी कई बार करते हैं, डेथ भी हो जाती है कई बार। और हमारे इधर तो राजस्थान में एक बड़ी समस्या है, कोचिंग वाला लफड़ा बड़ा है।
आए दिन कोटा के अंदर आप पढ़ते होंगे सर, राजस्थान का कोटा सुर्खियों में रहता है देश में, और कोटा में इतनी आत्महत्या बच्चे करते हैं। अब इसमें बड़ी बड़ी समस्या ये है, जो कोटा में आत्महत्या कर रहे हैं, पेरेंट्स की भी कुछ समस्या है। मेरे बेटे को, मेरे को डॉक्टर बनाना है, बेटा बनना चाह रहा है इंजीनियर, उसको मैं बनाना चाहता हूँ डॉक्टर, या बेटा बनना चाह रहा है सीए, मैं उसको बनाना चाह रहा हूँ डॉक्टर। तो सर अल्टीमेट इन तरह की समस्याएं भी उस समय आई होंगी, तो इसका क्या आपको लगा, क्या रिसर्च किया आपने इस पर कि एक तो मारपीट वाला, स्कूलों में जो बच्चों के साथ मारपीट होती है, ये देखिए स्कूलों में मारपीट किया जाना अपराध है और उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसको एलिमिनेशन फॉर कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स फ्रॉम स्कूल्स हमने गाइडलाइन बनाई और उसका परिपालन भी सुनिश्चित कराते हैं, ट्रेनिंग्स भी कराते थे। जो आपने दूसरा सवाल किया वो बड़ा है। 2016 में 55 बच्चे मरे थे कोटा में हम जांच करने गए थे। सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ जोधपुर बेंच एट राजस्थान ने उसमें सुगोमोटो कॉग्निजेंस ले लिया और उसके बाद वो मामला कोर्ट में चलता रहा। हमारी रिकमेंडेशंस वगैरह सब कोर्ट में जाती हैं, रेगुलर हम रिपोर्ट्स अपनी फाइल करते रहे जब तक हम आयोग में रहे, बाल आयोग में रहे, हम उसमें काम करते रहे। हमने दुनिया भर के साइकेट्रिस्ट से बात करी, आप सही सच मानिए, मैंने तो जाके फील किया है वहाँ पे। सबका कहना ये था जो आप कह रहे हैं कि बच्चे साइलोज में हैं, बच्चों से कोई बात नहीं कर रहा। भाई बच्चों से बात नहीं करेंगे, बच्चे अपने दबाव में हैं, प्रेशर में हैं, शेयर नहीं कर पा रहे तो सुसाइड कर ले रहे हैं। इस समस्या का हल पूरी दुनिया को किसने दिया बताइए? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने। पूरी दुनिया के उस एक राष्ट्र प्रमुख का नाम बताइए जो बच्चों से उनकी परीक्षा का दबाव खत्म करने के लिए बातचीत करता हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। और आप यकीन मानिए इससे बहुत अंतर पड़ा। ऐसे प्रधानमंत्री जो दिन में 18 घंटे काम करते हैं, उसमें उन्होंने किताब भी लिखी, एग्जाम वॉरियर। मैं तो आपसे कहूँगा जितेश भाई उस किताब को पढ़िए, मैं पढ़ता हूँ। और मुझे अपने निजी जीवन में जब परेशानी महसूस होती है तो एग्ज़ाम वॉरियर में प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिए हैं ना, वो मेरे लिए इफेक्टिवली काम करते हैं। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भी इफेक्टिवली काम करेंगे। सर एक मंत्र उनको भी देना चाहिए, मुझे लगता है कोचिंग माफिया है जो हमारे इधर, उनको मंत्र दिया। ये मोदी जी की सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइन बना के पिछले साल ही दे दी है, 2024 के चुनाव के पहले दे दी है। हमारे राजस्थान में लागू नहीं आपके राजस्थान सरकार से बात करिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मालूम मुझे, विधानसभा में सत्र में चर्चा हुई, लेकिन वो बिल की जरूरत ही नहीं है। गाइडलाइन भारत सरकार ने रिकमेंड कर दी है, एक नोटिफिकेशन निकलना है, लागू हो जाएगी, जाके निकलवाई। सर बड़े बड़े कोचिंग वाले ना, दबाव बहुत है। काय का दबाव? सरकार की विल पावर होती है, काय का दबाव होता? दबाव कुछ नहीं होता, एक नोटिफिकेशन हो। सर आप लोग लिख के देंगे क्योंकि इट्स आल्सो ह्यूमन राइट रिवॉल्यूशन। लिख देंगे, कई बार लिखा है हमने, और लिख देंगे। क्योंकि कोचिंग वाले भी सर क्या करते हैं, आई विल लेट यू नो। मैं कोटा के अंदर बहुत सारे कोचिंग वालों को जानता हूँ। वो क्या करते हैं कि जैसे और बच्चे को अलग अलग करते हैं, जैसे 95% वाला उसको अलग क्लास में सेग्रीगेशन करते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं, वो ऐसे नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। वो ऐसे करते हैं कि एक कोचिंग के वाले की 20 बिल्डिंग थी उस समय जब मैं गया था। 19 बिल्डिंग में से छटनी करके 200 का बेच बना के 20वीं बिल्डिंग में पढ़ाते हैं। तो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट में नहीं मरते, बच्चे सुसाइड कर लेते थे उस 20वीं बिल्डिंग से बाहर आने में, जो हर महीने वो टेस्ट लेते हैं। और उस 20वीं बिल्डिंग का सिलेबस अलग है। ये मुझे पता है भैया, मैंने ये सब चीज़ें सजेस्ट की हैं, गाइडलाइंस का पार्ट है, गाइडलाइन लागू होने की आवश्यकता है। तो डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ा कारण है। हाँ, उसी कारण तो बच्चा साइलो में जाके सुसाइड करता है। एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन है, इट हैज बीन डिफाइंड बाय। सर माँ बाप के लिए नहीं बोलेंगे आप, पिताजी माताजी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को दिखाने के लिए माँ बाप बात नहीं कर रहे बच्चों से। उनको ये समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने अपने व्यस्त समय में से अपने देश की पीढ़ी को बचाने के लिए निकाला समय और बात कर रहे हैं। माँ बाप को अपने बच्चों से पॉजिटिव इंगेजमेंट करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो काम कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता अपने बच्चे के प्रति? आप मेरी फेसबुक पर देखिएगा, आज मेरा भतीजा पास हुआ है। आज मेरे भतीजे ने पास होकर अपने बाप से कहा, मेरे भाई से, कि पापा मैथ्स में नंबर कम रह गए। तो
उसने फेसबुक पे लिखा है, आप पढ़िए उसको, प्रेरणा है। उसने बोला उसके पिता ने अपने बच्चे से कि वो तो मार्कशीट के नंबर है यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी में मार्कशीट के नंबरों का कोई महत्व नहीं है। जिंदगी में आपके साहस की, आपकी विल पावर की, आपके मन की आंतरिक शक्ति का महत्व है। अपने बच्चों को ताकतवर बनाइए। सर जो लोग दिखावे की दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बच्चों की तुलना अपने बच्चों से करेंगे, अपने पड़ोसी की बच्चे की तुलना अपने बच्चे से करेंगे, फिर अच्छा तुम्हारा तो बच्चा आप क्या इतना चाहते हो, बड़ा- सारे माँ बाप को जेल डाल दें समझाने नहीं के नहीं बजाय? नहीं, समझाना समझना चाहिए। ही आपका पड़ेगा क्या है कि इसमें? मोटिवेशन की जरूरत है। मैं आपको बोलता रहा हूँ साफ साफ, देश के प्रधानमंत्री मोटिवेट कर रहे हैं, माँ बाप को सीखना चाहिए। सारे माँ बाप को जेल थोड़ी डाल देंगे, अब उनको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मोदी जी ये जो मन की बात मोदी जी का पढ़िए ना एग्जाम वॉरियर, मोदी जी का परीक्षा में चर्चा सुनिए, सारे माँ बाप को सुन। और मोदी जी ने एक किताब तो पेरेंट्स के लिए भी लिख दी, एग्जाम वॉरियर का जो पार्ट 2 है वो पेरेंट्स के लिए, तो वो पढ़िए, पढ़ाइए, पेरेंट्स को पढ़ना चाहिए। आपको क्या सीखने को मिला उससे, उस किताब से? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लगा है, ऐसा लगता है अपन हार ना जाए, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो मैं पढ़ता हूँ किताब। जैसे कोई चैलेंजिंग काम है तो मैं पढ़ता हूँ किताब, मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। सर आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन तमाम तरह की बातें करती है, लेकिन बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख लगातार अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब कहीं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन की कोई बात नहीं कर रहा, कोई मैंने आपको सोशल मीडिया पे कोई नहीं लिख रहा। भूल गए, मैं रिपीट करता हूँ, हिंदुओं को पता ही नहीं है कि ग्लोबल माइनॉरिटी है। जिस दिन ये पता होगा उस दिन बात की जाएगी। हिंदू जो हैं वो ग्लोबली एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो उनको ये बात का एहसास होगा, तब वो बातें दुनिया को बता पाएंगे कि हम पिट रहे हैं। और बांग्लादेश के विषय पे आपका क्या कहना अरे है? हिंदुओं को तो बता रहा हूँ मैं, हिंदू ग्लोबल माइनॉरिटी है, उनको ये बात समझ में आना पड़ेगा कि हिंदू ग्लोबल माइनॉरिटी है, और अपनी बात को उस तरीके से प्रेजेंट करना दुनिया में सीखना पड़ेगा। आपका कमीशन क्या कर रहा है बांग्लादेश वाले विषय पे? भारत का कमीशन है, बांग्लादेश का कमीशन नहीं है। नहीं तो फिर भी भारत का कमीशन है। भारत का कमीशन आप तो भारत के नागरिकों के लिए बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, नहीं होगा ना, वहाँ का कमीशन अलग है, हमारा कमीशन अलग है। आप लोगों का कोई कैसे करेंगे? आप अखंड भारत की बात करेंगे जब तब की जाती तो बात होती। भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उसमें ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए थे। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना 1971 में। मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ। तो अब भारत सरकार की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, बांग्लादेश उसके बाहर है, तो हम उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। तो चर्चा भी नहीं करा सकते सर, ऐसा क्या? कैसे करेंगे भैया? अरे मैं समझ गया सर, वो देश अलग है, वहाँ का देश अलग है, लेकिन सर आप चर्चा तो कर सकते हैं, भारत सरकार भी तो चर्चा कर कानून रही की है। मर्यादा होती है, मर्यादा के भीतर काम कर, सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अच्छा, आप व्यक्तिगत चर्चा कर सकते हैं लेकिन वैसे नहीं कर सकते। हाँ, आपने बोला आयोग क्या कर रहा है, तो आयोग कुछ नहीं कर सकता, सबकी अपनी मर्यादा होती है, मर्यादा के भीतर काम करना पड़ता है। जाइए बांग्लादेश, जाइए अमेरिका, जाइए ऑस्ट्रेलिया, जाइए दुबई, जाइए जिनेवा, वहाँ जाके बताइए कि हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में मारपीट हो रही है। जो ग्लोबल कम्युनिटी है हिंदुओं की, उनको जाके बताइए क्या करते थे भगत सिंह के ज़माने में। उस समय उन्होंने क्या किया था, अपने सरदार उधम सिंह जी ने क्या किया था भाई, दुनिया को जाके उन्होंने बताया था ना कि भारत में इस तरीके की प्रताड़ना ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। तो उस तरीके से लोगों को जाके दुनिया में बताना चाहिए। भारत सरकार से लड़ने से थोड़ी होगा, भारत सरकार सब कुछ कर रही है। ग्लोबल कम्युनिटी को बताने के लिए एज ए एक्टिविस्ट आपको जाना चाहिए। भारत के लोगों में अधिकारों को लेकर के उदासीनता है, ये बात सच है। तो उसके लिए उनका सेंसिटाइजेशन करना, ओरिएंटेशन करना, उन्हें बताना, ये सब सबका काम है। उनको जाके बताना कि तुम्हारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, ये हमारा काम है। आपका आयोग समय समय पर कुछ इस तरह के? देखो, मैं अभी जब मैं आयोग का सदस्य बना तो मैं तो अपने ही मोहल्ले में गया जहाँ मैं बचपन से रहा। मैं जहाँ रहा बचपन से वो एक वाल्मीकि बस्ती है। तो मेरे दोस्त थे, मेरे मित्र हैं, भाई जैसे 170 लोग जो नगर पालिका में दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहे थे, उनको न्यूनतम वेतनमान से आधी तनख्वाही मिल रही थी। ये उनको पता ही नहीं है कि उनका अधिकारों का शोषण हो रहा है। अब
आप पुराने दोस्तों से जाके मिलते हो, पूछते हो ना क्या कर रहा है आजकल, पूछे क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है रवि आजकल, रवि नाम था उसका। तो बोले यार मैं तो वहाँ सफाई कर्मी हूँ। कितने पैसे मिल रहे हैं? बोले 5,000। का 5,000 किस हिसाब से मिल रहे हैं? बोले इतनी तनख्वाह मिल रही है। तो मैंने लेबर डिपार्टमेंट से पूछा कि मिनिमम वेजेज यहाँ क्या है? बोले 10,000 से ज़्यादा है। तो 5,000 कैसे दे रहे हो इनको? फिर ऐसे सारे लोगों को उनके अधिकार बताए, तो उनने शिकायत करी आयोग में। फिर हमने आदेश किया, तो उनको जो उनका न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए वो मिलना शुरू हो गया। सर वर्तमान दौर का तो मुझे पता नहीं, मैंने खुद ने एक ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक कंप्लेंट की थी आज से 8-10 साल पहले। तो बड़ा मतलब जवाब आने में बड़ा समय लगता था, मतलब बहुत समय लगता अरे था। भैया, मैंने जब पहली कंप्लेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन में की थी, मैं 16.5-17 साल का था। और मैंने अपने एसपी की कंप्लेंट की थी अपने ज़िले के, मुझे एसपी ने पिटवाया था। क्यों पिटवाया था सर? अब छोड़ दीजिए क्यों पिटवाया था, पिट गए, बात खत्म हो गई। पुलिस के एसपी ने, स्कूल के बाहर खड़े हुए थे, हम स्टूडेंट थे उस समय, तो स्कूल के अंदर जा रहे थे, तो रोड क्रॉस कर रहे थे, क्या कर रहे थे, एसपी को गुस्सा आ गया होगा, तो एसपी ने पिटवा दिया वहाँ पे। अब स्कूल के बाहर पिट जाएंगे तो बेइज्जती होगी, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में एप्लीकेशन लगा दी। अब स्कूल भी हमारा ऐसा था कि स्कूल के बाहर पुलिस की चौकी लगती थी। वो दौर और था कि मेरे स्कूल की दीवार से लगा हुआ वहाँ का डिग्री कॉलेज था, तो जब छुट्टी होती थी हमारे स्कूल की तो पुलिस की ड्यूटी लगाई जाती थी। वो वैसा दौर था, अब ऐसा दौर नहीं है, वो दौर अलग। तो आपकी शिकायत का समाधान हुआ? सुनो तो बता रहा हूँ ना, तो वो जो चौकी प्रभारी था, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो जांच भेजी, तो जांच अधिकारी कौन बना? वही चौकी प्रभारी, और जिसको रोज सुबह शाम फेस करना। तो उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली, कहले यार पुलिस का पिटा और बारिश का रिपटा एक जैसे होते हैं, भूल जाओ। तो विड्रॉ करी मैंने। नहीं तो सालों तुमको रोज निपटाएंगे, रोज पीटेंगे तो क्या कर लो। तो एक ये भी अप्रोच थी, एक जमाना ऐसा भी था, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, कानून बदल रहे हैं, पुलिस की ट्रेनिंग्स बदला रही हैं, व्यवस्थाएं बदला रही हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मोर ह्यूमन फ्रेंडली बने, हम उस पर काम कर रहे हैं। सर कुछ एजेंसियां ऐसी जैसे एसओजी है, कुछ इंटेलिजेंस की एजेंसियां है, बिना सूचना के, बिना नोटिस के आदमी को उठा लेती क्या है। होता है एसओजी मुझे नहीं पता। मतलब स्पेशल टीम जो होती है, एसआईटी होती है, एसओजी होती है, हमारे इधर अलग अलग एजेंसी जो होती है। हम किसी एजेंसी के ऊपर तो नहीं बता सकते, पुलिस की एजेंसी है सर। लेकिन अगर पुलिस कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है, हमारे पास शिकायत आती है, तो हम तुरंत कार्रवाई करते हैं। क्योंकि सर ये धीमा सिस्टम मैं बता रहा हूँ ना, बहुत टाइम लग गया, 2-3 महीने बाद रिप्लाई आया, तो इतना धीमा अभी भी है क्या सर, या आप कुछ अभी तेज? करके देखिए शिकायत, तो आप बता पाएंगे। अभी तो सिस्टम चेंज कर रहे हैं। कैसे, क्या इस सिस्टम? बार जब आपके साथ ऐसा हो, आपको पुलिस उठाए, तब शिकायत करिएगा, तब आपको महसूस हो पाएगा कि हम सिस्टम कितना ठीक कर पाए। तो मतलब आप चाह रहे हो मेरे को पुलिस उठाए? आप अनुभव किए बिना कैसे सीखोगे कि सिस्टम कितना अच्छा हुआ? यू शुड एक्सपेरिमेंट एट योर ऑन योर ओन। सर आप चाह रहे हैं मेरे को पुलिस उठाए, फिर मैं एक्सपेरिमेंट करूं? फिर आप मेरे को आयोग को शिकायत करो। हाँ। फिर आयोग कितनी तेजी से काम कर पाता है आप ही बता पाओगे। मैं आपको कह रहा हूँ सिस्टम सुधार रहे हैं, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट। सर आई हैव सीन सेवरल टाइम, मतलब जो मानवाधिकार आयोग, और अब देखिए, आपने उड़ीसा वाले कांड की बात की। हाँ। उड़ीसा में बच्ची की डेथ कब हुई? 18 फरवरी की एफआईआर, 18 फरवरी की बात की, फरवरी 20 के आसपास की बात है। नेपाल वाला। आज कितनी तारीख है? मार्च, अभी 27 मार्च। एक महीने के अंदर हमारी फाइनल रिपोर्ट जा चुकी है, तो हमने काम को त्वरित करने के लिए बहुत काम किया। सर अभी आप मानवाधिकार आयोग में कितना समय हो गया? 2-3 महीने हुए। तो कभी ऐसा मैंने मानवाधिकार आयोग को बड़ा, मतलब मेरे बहुत सारे नोन थे उसमें, राजस्थान के अंदर, तो बड़ा करीब से देखा। हमारे एक मित्र थे सदस्य, उसने बताया कि सरकार से बड़ा उलझन रहती है मानवाधिकारों की, ह्यूमन राइट्स वालों की। मेरे नहीं मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है कि बंगाल में थोड़े दिन बाद हो जाए, कभी कहीं और हो जाए। देखिए, बंगाल में तो देखो मेरे को पुलिस ने घेर लिया थाने के भीतर, लेकिन मैं उसे उलझन नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस है। आप जिसके भी अधिकारों में, अनैतिक अधिकारों में, जिसकी दादागिरी में कटौती करोगे, वो आपसे चढ़ेगा। तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोसेस, उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए।
तो बिल्कुल आपको बुरा लगता है बंगाल में पराकाष्ठा हो रही है मानवाधिकार उल्लंघन उल्लंघन की? होती है ना, तो उनको वैसे ठीक किया जाता है। क्या ठीक कर दिया या क्या? पूछो जाके उनसे, अच्छा। मेरा नाम लेके पूछो। बताएंगे अच्छा क्या सर, नहीं। 2 निजी सवाल हैं। हाँ बताइए। एक आपने कोई पुस्तक लिखी थी उसके बारे में? पिंजरा था कि हाँ। रखी उठा के देखिए, चिल्ड्रन होम्स की कहानी है। अच्छा, इसमें क्या? इसमें मेरे अनुभव है जो चिल्ड्रन होम्स के हमने विजिट किए। हम्म। हमने देश में पहली बार चिल्ड्रन होम्स का सोशल ऑडिट कराया, अच्छा। कभी नहीं हुआ था स्वतंत्र स्वतंत्र भारत में। हम्म। सोशल ऑडिट कराया, उनमें बच्चों की संख्या निकाली, हम्म। उनके अंदर क्या क्या होता है वो बताया। तो ये उन्हीं में से 9 कहानियाँ के रूप में लिखी हैं कि लोग समझें और जाने कि क्या होता है देश में, चिल्ड्रन होम में, दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो कहानियाँ है, बच्चों का दर्द है इसमें। एक सर, एक सवाल और है कि आपको क्या लगता है कि मुसलमान जो बच्चे होते हैं वो उनको कम एज में ही काम कराया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, पंचर बनाया जाता है, कभी कोई, मैं देखता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली अनुभव की है कि मुस्लिम्स जो समाज के बच्चे हैं वो पढ़ाई कम करते हैं, लेकिन कोई पंचर बना रहा होगा, कोई कहीं रेडी पे खड़ा देखिए, होगा। आप आउट ऑफ स्कूल बच्चों को धार्मिक चश्मे से मत देखिए। जो बच्चा स्कूल तक नहीं आ पाया वो सिस्टम का फेलियर है, एक बात। दूसरी बात ये कि मुसलमान बच्चों के साथ धर्म के नाम पे जो अन्याय हो रहा है वो मदरसा है। मदरसा इज नॉट अ प्लेस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए स्कूल ही है, स्कूल ही आना पड़ेगा, स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। मदरसा तो छल है, भ्रम है, धोखा है पढ़ाई के नाम पे। और रिलीजियस एजुकेशन का सेंटर हो सकता है, धार्मिक पढ़ाई के लिए बच्चों को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन फंडामेंटल एजुकेशन के लिए उनको स्कूल आना चाहिए। सर, मैं छोटे छोटे एक सवाल, एक लाइन पे आप आंसर दे देना। आपका आइडियल कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। क्यों आइडियल? काम करते हैं 18 घंटे रोज। अच्छा। मैं देख रहा हूँ सामने 18 घंटे 20 घंटे काम करने वाला, समेकित भाव से काम करने वाला कोई और व्यक्ति मुझे दिखता नहीं करता हुआ। एक ही दिखते हैं, तो आइडियल। और जब आपके पास फ्री समय होता होगा तो क्या करते हैं आप? मतलब पसंदीदा? नहीं है फ्री समय, बस वाकई नहीं। देयर इज नो पर्सनल लाइफ, देयर इज नो फ्री टाइम while you are working in a government led by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो घर वाले तो बहुत लड़ते होंगे। आदत हो जाती है। कौन कौन है सर घर में? मेरी वाइफ है, पत्नी, बिटिया है, माँ है, तो बेटे भाई डांटते है। नहीं है? बच्चे तो बहुत डांटते हैं, पापा टाइम नहीं देते। सबको आदत पड़ जाती है। आप परिवार को टाइम नहीं देते, फिर उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करते हो आप? मेरे प्रधानमंत्री जी ने एक दिन मेरे परिवार को बुलाया, हाँ, मैंने देखी फोटो भी। तो दे आर हैप्पी। प्राइम मिनिस्टर मिलके बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, दे आर हैप्पी। ये कंपनसेशन है। अच्छा, इस तरह से आप कंपनसेट करते हैं? मैंने नहीं किया। मैंने मेरे परिवार को जो टाइम नहीं दिया उसे मेरे नेतृत्व ने कंपनसेट किया। मेरे प्रधानमंत्री जी अपने इतने व्यस्त समय में से समय निकाल के मेरे परिवार से मिल रहे हैं, ये कंपनसेट कर रहे हैं। यही होता है। आपने नानाजी देशमुख को पढ़ा? हाँ क्योंकि मध्य प्रदेश में उनका। हाँ, चित्रकूट DRI जाता हूँ मैं। उन्होंने DRI की स्थापना की, दस्यू वाले पूरे इलाके को उन्होंने ठीक कर दिया। अगर नानाजी देशमुख नहीं होती तो 77 नहीं होता। 1975 में कंकड़ बाग से एक प्रदर्शन जब जा रहा था पटना, तब नाना जी जो हैं वो जयप्रकाश जी के साथ साथ चल रहे थे। जयप्रकाश जी की वह उस समय आयु जो है काफ़ी थी, और जो पुलिस वाले ने लाठी मारी थी वो जयप्रकाश जी के सिर पे निशाना करके मारी थी। नानाजी देशमुख ने अपने हाथ पे उस लाठी को झेला। उस लाठी में इतना वेग था कि देन एंड देयर नाना जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो उन्होंने जयप्रकाश जी का प्राण बचाया। लिटरली उन्होंने जयप्रकाश जी को वहाँ रोड किनारे नाले में लगभग फेंका, जिससे कि उनके प्राणों का क्या रक्षण हो सीखने को सके। मिला आपको नानाजी के जीवन से? क्योंकि अरे मध्य प्रदेश उन्होंने में
उनके आंदोलन को उस समय जयप्रकाश जी लीड कर रहे थे। जी। उन्होंने उनकी जान बचाने के लिए खुद का सिर आगे कर दिया, खुद का हाथ तोड़वा लिया। तो आत्मोत्सर्ग के लिए इससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या देखने को मिलेगा। नानाजी ने तो जीवन लगा दिया, कभी जेपी के लिए लगा दिया, कभी चित्रकूट के ट्राइबल्स के लिए लगा दिया, पूरा जीवन ने उन्हें से लगा। देखिए, जीवन को न्योछावर करना सीखने के लिए आपको इस परिवार में नानाजी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे। उनसे सीखना है जीवन में, वही करना है। खाना क्या पसंद है आपको? दाल रोटी सब्जी चावल। फिर भी क्योंकि आजकल तो मोटे अनाज की बात मोदी जी कर रहे हैं ना, आप भी खाते तो हैं? मैं तो मोटा हो रहा हूँ, उसको रोकने के लिए मुझे मोटा अनाज खाना पड़ेगा। मोटे हो रहे हैं, मोटे खा के तो मोटा अनाज खाइए, पतले हो जाएंगे आप। हाँ, वही कर रहा हूँ, कोशिश कर डाइटिंग पे है सर? नॉट एग्जैक्टली, पर मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए, मोटे होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे काम में दिल्ली से बाहर है तो दौरा है, और दिल्ली में है तो ऑफिस में बैठ के तो 200, 250, 300 फाइल रोज करनी पड़ती है। अच्छा। तो ये एक बड़ा बोझ है। मेटाबॉलिज्म मेरा स्लो है, तो इस कारण वजन ज़्यादा है। सर कभी कभी ऐसा नहीं लगता स्ट्रेस बहुत रहता है आपकी? जो स्ट्रेस तो कुछ होता ही नहीं होता ना। स्ट्रेस तो एक बहाना है, जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके लिए। कोई स्ट्रेस आप काम करोगे तो काय का स्ट्रेस? आपके पास हर फाइल नहीं है, हर चैलेंज नया है, हर आदमी की समस्या नई है। उस समस्या को अपना मानो, उसकी जगह खुद को रख के देखो, स्ट्रेस नहीं होगा। गेम खेलते हैं कोई? नहीं, क्यों? पॉलिटिक्स ही गेम? टाइम नहीं मिलता। पॉलिटिक्स कहाँ करता हूँ भैया, नौकरी कर रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सॉल्व करने का काम कर रहा हूँ। शतरंज खेलने का शौक था, कई दिनों से खेली नहीं है। बैडमिंटन खेलता हूँ कभी कभार, अगर कहीं मौका लग जाता है तो। बैडमिंटन का नेट बांध रखा है घर में मैंने। तो ये हमने मुलाकात कराई प्रियांक जी से, और इन्होंने खास बातचीत की, तमाम विषयों पर खुलकर इन्होंने बातचीत की। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम राम। आपने इतना कीमती समय दिया। राम राम।